हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। और काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और मैंने कल 2-3 ब्लाउज़ सिले थे डिज़ाइन वाले, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट अभी नहीं, वो अगले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आपका जो टाइम है वो किस तरीके से कटता है। तो डियर सच बताऊँ, पहले तो मेरा टाइम नहीं कटता था, बट जब से मैं बिजी हो गई हूँ ना, तब से मुझे सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में, घर के काम में, स्टिचिंग में और अब यूट्यूब के काम में, तो मेरा जो मेरा टाइम है ना वो कब निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। मुझे मतलब दिन है ना छोटा सा लगता है। तो बस आप समझ सकते हैं, जब आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना तो आपके पास ना फालतू की चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होता। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है और आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। बस आपको ये लगता है कि हमें अपना ये काम पूरा करना है। और कल मेरे कमेंट बॉक्स में एक सिस्टर हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि दी मेरे हस्बैंड इस कोरोना में एक्सपायर हो गए हैं, तो मैं उनके बगैर नहीं रह पा रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को बहुत बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी मतलब मैं जो उनकी यादें हैं मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तो मैं डियर आपसे यही बोलना चाहूँगी, एन चौधरी के नाम से उनकी आईडी थी। तो डियर मुझे पता है कि इन सब चीज़ों से इतनी जल्दी बाहर निकलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को फेस कर चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं तो आज तक इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। जब आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो आप इन सब चीज़ों को कम सोचेंगे। आप अपने आप को अच्छा-अच्छा खाना बनाने में बिज़ी रखिए। कुछ आपको कुछ भी आपकी जो पसंद हो उसमें बिज़ी रखिए। आपको क्या अच्छा लगता है? आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आपको स्टिचिंग करना अच्छा लगता है, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है उसमें अपने आप को व्यस्त रखिए। मैं सभी सिस्टर से ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो चला गया है उसके लिए अपनी लाइफ़ को बर्बाद मत करिए। आप देखो, मैं ये कहूँगी, अगर आप रोओगे या उनको याद करोगे, मुझे पता है कि याद आती है, उनकी छोटी-छोटी यादें याद आती हैं, मैं भी याद करती हूँ। लेकिन उनको याद करने से मुझे एक चीज़ बताओ, वापसी आ जाएँगे वो? आप रोओगे तो वो वापसी आ जाएँगे? नहीं आएँगे, नहीं आने वाले। तो मैं आपसे यही बोलती हूँ, आप जितनी एनर्जी अपने रोने में वेस्ट करते हो, जितनी एनर्जी आप उनको याद करने में वेस्ट करते हो, उतनी एनर्जी आप किसी काम में लगाओ, जिससे कि आप अपने हस्बैंड को खुश रख पाओ, उनकी फैमिली को खुश रख पाओ और अपनी फैमिली को खुश रख पाओ, अपने बच्चों को खुश रख पाओ, अपने आप को खुश रख पाओ। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ कम याद किया कीजिए, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा-अच्छा खाना बनाइए, जो आपको पसंद हो वो करिए। और नेगेटिव लोगों के साथ थोड़ा-सा कम रहिए, पॉज़िटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहिए, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ जब हम रहते हैं ना, तो कहीं न कहीं हमारे माइंड में भी वो सारी चीज़ें आती ही आती हैं। क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ़ में ऐसे होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, बट कुछ लोग हमारी लाइफ़ में ऐसे होते हैं जो हमें हर जगह डिमोटिवेट करते हैं। सो उन लोगों से आप दूरी बना के रखिए, जो आपको समझते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनके साथ रहिए। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल कई बार बोला है, कई बार किया है, इंस्टा पे भी किया है और कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारी वीडियोस पे मेरे ये सवाल कर रखा था, तो मैं आज उसका आंसर आप लोगों को देने वाली हूँ। क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि हस्बैंड के जाने के बाद लड़की ससुराल में रहना उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मेरे लिए भी चैलेंज ही था ये, क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ़ 3 साल हुए थे और आप लोगों को पता है मेरी शादी 18 साल में हो गई थी। 18 से 1-2 महीने ज़्यादा थी तभी मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद 21 साल में मेरे साथ ये हादसा हुआ था और आप समझ सकते हैं कि 21 साल में आप अपने हस्बैंड को खो दें। मम्मी को भी खो चुकी थी मैं और फिर उसके बाद मेरे पास 2 बच्चे थे। एक बच्चा पेट में था, एक बच्चा 1.5 साल का था और फिर ससुराल वालों के साथ रहना। और आज के टाइम पे ना पता है क्या होता है, सास का नाम सुन के ही ना बहुओं की जो साँस है वो ऊपर चढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो लोग आपको समझने की कोशिश करें, आप लोग उन्हें समझने की कोशिश करो, तो ये जो रिश्ता है ये भी बहुत आसान हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि कभी
मेरी जो मम्मी हैं उनमें और मुझ में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई होगी, हुई है कई बार, लेकिन हम लोग उस लड़ाई को हमेशा लाइटली लेते थे। क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ भी, देखो कोई हादसा हुआ था तो मेरा भी माइंड डिस्टर्ब रहता था। उन्होंने भी अपनी बहुत बड़ी चीज़ खोई थी, उनका बेटा गया था, उन्होंने 9 महीने पेट में उसको रखा था, पाला पोसा, एक एक चीज़ें याद आती होंगी। जिस तरीके से मैंने तो उनके साथ सिर्फ 3 साल बिताए थे, मुझे उनकी सारी चीज़ें याद आती थी, तो वो तो उनकी माँ थी, तो उनको भी सारी चीज़ें याद आती होंगी। तो कभी-कभी हम में किसी चीज़ में बहसबाजी हो जाती थी, लेकिन हम उसको कभी भी ज़्यादा हाइलाइट नहीं करते थे, हम उसको हमेशा लाइटली लेते थे। और मैं देखो, अगर वो मेरी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम समझती थी, तो मैं भी उनकी प्रॉब्लम को समझती थी। और उस टाइम आप समझ सकते हो कि जो मेरी एज थी वो बहुत कम थी। जब हम लोगों की में ना एक एज होती है, एक एज में ना इंसान में ना बचपना टाइप का होता है, तो उस टाइम पे मेरे में बचपना था, तो मैं उन सब चीज़ों को नहीं सोचती थी। लेकिन फिर भी आप लोग ये सोचिए कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ना मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि इसकी दूसरी शादी कर दो और बच्चों को यहाँ छोड़ दो। हर इंसान की जो सोच है ना वो अलग अलग होती है। हर इंसान, मतलब भगवान ने एक घर में ही अगर 4 बच्चे दिए हैं तो चारों बच्चों की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है। तो काफ़ी सारे लोगों ने, जो हमारे रिश्तेदार वगैरह थे, सब लोगों ने बोला कि इसकी जो शादी है वो कर दो, क्योंकि 21 साल की एज थी। और आप लोग समझ सकते हो आजकल का जो माहौल होता है वो किस टाइप का है। और मेरे पेट में जो शौर्य था वो 4 महीने का था। लेकिन पता है आप लोगों को, एक माँ अपने बच्चों के साथ ये सब कैसे कर सकती है। और आप लोगों को पता है, मैं माँ ना 8 साल की उम्र में ही बन गई थी। क्योंकि मेरी मम्मी जब जा चुकी थी तो अपने भाइयों को पालना पोसना, उन्हें नहलाना धुलाना, खाना बना के खिलाना, क्योंकि पापा सुबह ड्यूटी चले जाते थे, तो उनको खाना बना के खिलाना, नहलाना धुलाना। उनको पता है आप लोगों को, मैं अपने भाइयों और बहनों को सुबह सुबह नहला धुला के तैयार कर देती थी, काजल वगैरह लगा के। और मैं खुद भी इतनी छोटी थी, मैं आप लोगों के साथ एक पिक शेयर करूंगी, उसमें आप लोग सोचोगे इतनी छोटी सी बच्ची में इतनी अकल। वो पिक मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैं 8 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी। तो मैं जब, तब तो मैं बहुत मैच्योर हो चुकी थी, एक तरीके से देखा जाए 21 साल की थी। और 21 साल की एज में मेरे से लोग, मैं सारी सबकी बातें सुनती थी, क्योंकि मेरा जो माइंड था ना उस टाइम डिस्टर्ब रहता था बहुत ज़्यादा। मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं ये सोचती थी मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। कई बार मेरे पापा ने भी मुझसे ये बोला कि बच्चों को हम रख लेंगे और तू शादी कर ले। तो लेकिन मेरे, मतलब मैंने पापा से इससे बोल दिया, मैंने कहा पापा मैं शादी नहीं करूँगी। भाई मैं भी उनकी बेटी थी, उनको भी ये चीज़ लगती थी कि मेरा पहला बच्चा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं 6 साल बाद उनके हुई थी। 6 साल, उनकी शादी को 6 साल हो गए थे तब मैं हुई थी। तो उनको भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुःख होता था कि मेरा बच्चा, और मम्मी भी ख़त्म हो गई थी जल्दी। पूरे घर का जो घर गृहस्थी का जो भार था वो मेरे ऊपर आ गया था। फिर शादी हुई, शादी के बाद ये सब चीज़ें हो गई। तो उनको ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो उन्होंने इसलिए मुझसे बोला, मैं उनकी भी गलती नहीं कहूँगी, इसलिए उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तू शादी कर ले। लेकिन नहीं, मैंने मना कर दिया। और मैं फिर उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। और इस बीच बहुत सारी बातें हुई जो कि मैं आप लोगों के से शेयर नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ जो मेरी लाइफ में है मैं वही शेयर करूँगी आपसे। तो मैंने शादी करने से मना कर दिया पापा से। फिर मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी, मैंने की ही नहीं शादी। और उसके बाद ससुराल में रहना, पता है मेरे पापा ने तो मुझसे ये बोल दिया था कि मायके में आके रहो, लेकिन ये डिसीजन भी मैंने खुद ही लिया था कि मैं ससुराल में रहूँगी। क्योंकि उस टाइम पे जब मेरे हस्बैंड जा चुके थे, तो जो मेरे सास ससुर की हालत थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उन्होंने भी अपना जवान बेटा खोया था। उनको देख के ना मेरा दिल रोता था। उनको देख के ना मेरा दिल रोता था अंदर से कि मैंने अगर अपनी कोई चीज़ खोई है तो इन्होंने भी अपनी बहुत बड़ी चीज़ खोई है, तो मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर मेरे मन में कहीं न कहीं ये चीज़ आती थी कि अगर मैं इन लोगों को छोड़ के चली जाऊँगी तो इनके बेटे की जो 2 निशानियाँ हैं, मैं भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी। और उनके साथ भी इतना बड़ा हादसा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं यहीं रहूँगी। इस बीच मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फ़ेस की हैं। आप लोगों को पता है, कहते हैं ना एक बार को अपने सास-ससुर अच्छे हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स को समझते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर के लोग होते हैं। जब पता है आप लोगों को, जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे ना, जब मेरे पापा मुझे यहाँ से लेके जा रहे थे, तो वही लोग तब यूँ बोल रहे थे कि बताओ, अभी-अभी लड़का ख़त्म हुआ है और लड़की को लेके जा रहे हैं।
और वही लोग जब मैं यहाँ पे रहने लग गई थी, तो वही लोग ये बोलते थे कि यहाँ पे हिस्से के लिए रह रही है। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। ये हिस्सा क्या होता है? मेरी समझ में ये नहीं आती क्या होता है? हम लोगों को एक दिन जाना है, ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जानी है। ये कुछ हमारे साथ नहीं जाना है। इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर, एक दूसरे का दुख दर्द समझने की। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है ना, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, बट आपकी जो गिनती है वो इंसानों में नहीं होती है। मुझे पता है कि मैंने जो भी किया है वो अपनी दोनों फैमिली के बारे में सोच समझ कर किया था। और अगर मेरी देखो सास से थोड़ी बहुत तू मैं होती भी थी, तो मुझे एक बात बताइए, जब हम मम्मी के साथ रहते हैं, पापा के साथ रहते हैं, तो उनके साथ नहीं होती क्या? मुझे एक चीज़ बताइए, उनके साथ भी होती है, लेकिन उन चीज़ों को मैनेज करते हैं ना हम। मम्मी पापा की बातों का तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन सास ससुर की बातों का इतना बुरा क्यों लग जाता है? उनकी बातों को भी इग्नोर कीजिए। और देखिए, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिस तरीके से मेरे हस्बैंड नहीं है, उस तरीके से उनके साथ भी मिस हैपनिंग हो गई है। तो वो लोग, काफ़ी सारे लोग मायके में रह रहे होंगे या रहते हैं। मैं खुद ही काफ़ी सारे लोगों को जानती हूँ जो मायके में रहते हैं। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी, क्या आपकी कभी मायके में मम्मी पापा से या कभी अपने भाई भाभी से या अपने बहन भाइयों से कभी तू मैं नहीं होती? क्या आप उसको दिल पे ले लेती हैं? तो सास ससुर की बातों को दिल पे क्यों लिया जाता है? तू मैं होती है, उसके बाद फिर हम लोग बोलते भी हैं, ऐसा नहीं है। रिश्तों को समझने की कोशिश करिए, ना कि उन्हें तोड़ने की कोशिश करिए। क्योंकि आप रिश्तों को समझेंगे, कुछ नहीं रखा है इस तू मैं में। और ये क्या कहते हैं, हिस्से में, उसमें कुछ भी नहीं रखा है। आप लोगों के साथ सारी चीज़ें एक दिन यहीं रह जानी है। सिर्फ आप लोगों के साथ आपकी अच्छाई और बुराई साथ जाएगी। तो बस मैंने कुछ ये चीज़ें सोच के ही मैं अपने ससुराल में रही थी। आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को धीरे धीरे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी सास सास ससुर के साथ रहने में भी, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि जब लड़का चला जाता है, तो कहीं ना कहीं सास ससुर भी बहू को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं बहू में भी ये चीज़ आ जाती है, ये मेरे सास ससुर हैं, ये मतलब ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं। लेकिन देखो, अगर उन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सोचा जाए, तो कभी कभी हमारे जो मायके के घर होते हैं, उनमें भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट मायके की प्रॉब्लम्स को हम मैनेज कर लेते हैं, तो ससुराल की प्रॉब्लम्स को हम मैनेज क्यों नहीं कर सकते हैं? उनको भी मैनेज करना हमें आना चाहिए। कभी कभी देखो, अगर हम कभी कभी 36 तरीके के पकवान खा रहे होते हैं, तो कभी कभी हमें नमक से रोटी भी खाने पड़ती है ना मायके में, तो हम ससुराल में भी वो कर सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को सीख जाएंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं इन 12-13 सालों में, लेकिन बस मैंने सबको मैनेज करने की कोशिश करी है। और आप लोग सोच रहे होंगे, कभी मेरी सास में या मुझ में तू मैं नहीं हुई? तो कई बार हुई है, लेकिन हम लोग उन तू मैं को इतना वो नहीं लेते हैं। और हर घर में होता है ऐसा, हर घर में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं उनकी प्रॉब्लम को समझती हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम को समझती हैं। तो मैं सभी सिस्टरों से ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझिए। और उन सास ससुरों से भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी, अगर किसी की बेटी आपके यहाँ पे आई है और उसके साथ ये मिस हैपनिंग हो जाती है, बहुत से सास ससुर ऐसे होते हैं कि लड़के के जाने के बाद बहुओं से बोल देते कि तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो प्लीज़, मैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरीके से मत करिए। देखिए, अगर आप इस तरीके से करते हैं, तो आपके बेटे की आत्मा को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब वो जाता है, तो वो उसकी फैमिली होती है, उसका आधा जो अंग है ना, वो यहीं रह जाता है, उसका आधा अंग ही ऊपर जाता है। और उसके बच्चों के साथ, उसकी बीवी के साथ इस तरीके के दुर्व्यवहार ना करिए। और मैं उन सिस्टरों से भी ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर आपके हस्बैंड चले जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग अपने सास ससुरों की प्रॉब्लम्स को भी समझिए। अगर आप लोगों ने अपना कुछ खोया है ना, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट खोया है। पता है, माँ बाप का अंग होते हैं बच्चे। हम हमारे बच्चों को अगर ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम लोगों को कितना दर्द होता है। तो हमें भी अपने सास ससुरों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। तो मैं उनसे भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़, आप लोग भी अपने सास ससुर की प्रॉब्लम्स को समझिए, उनकी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करिए, उनके साथ अपनी बाउंडेशन को अच्छा बनाने की कोशिश करिए। और हो सके
तो उनकी कुछ बातें इग्नोर करिए और उनको प्यार से समझाइए, प्यार से समझिए उन्हें, तो आपकी लाइफ भी बहुत आसान हो जाएगी। और आप लोगों को मायके में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ससुराल में ही रहेंगे। और मैं उन सास ससुरों से भी ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ हस्बैंड के जाने के बाद या अपने बेटे के जाने जाने के बाद अपनी बहू को बेटी बना के रखिए। ना कि ये मत कहिए कि निकल जाओ यहाँ से, ये वो। प्लीज़, मैंने कई जगह ऐसा सुना है कि ऐसा करते हैं, सो प्लीज़ इस तरीके से मत करिए। उसको आप बेटी बनाइए। और मैं सभी सिस्टरों से भी ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी उन्हें माँ बाप बना के तो देखिए, आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे और आपकी जो लाइफ है वो भी बहुत सरल हो जाएगी। हस्बैंड के जाने के बाद भी लड़ाइयाँ सब घर में होती हैं, मम्मी पापा के साथ भी कभी कभी हो जाती है, बहुत घरों में ऐसे होती हैं, बच्चों की किसी न किसी बात पे मम्मी पापा के साथ भी हो जाती है। लेकिन हमें मम्मी पापा की बात का बुरा नहीं लगता ना, ऐसे ही हमें सास ससुरों की बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। और उन सास ससुरों से भी मैं ये बोलूँगी, आपको अपने बच्चों की बातों का बुरा नहीं लगता है तो बहुओं की बातों का इतना बुरा क्यों लगता है। बहुओं की बातों को भी कभी कभी थोड़ा सा लाइटली ले लिया करिए, क्योंकि कहीं न कहीं उसने भी अपना लाइफ पार्टनर खोया है और कहीं न कहीं उसके दिमाग में भी कोई ना कोई टेंशन रहती है। अब आप लोग सोचते होंगे मैं इतना खुश रहती हूँ, सब कुछ है तो मेरे दिमाग में टेंशन नहीं रहती। मेरे दिमाग में भी बहुत सारी टेंशनें रहती हैं, बहुत सारी। ऐसा ही नहीं है मुझे बच्चों की टेंशन रहती है, कहीं न कहीं पता है मैं अपने सास-ससुरों के बारे में भी ये सोचती हूँ कि अगर ये आज होते तो वो आज इस एज में कमा रहे हैं, तो उन्हें ये कमाने की उनकी ये कमाने की एज नहीं है, उनकी ये बैठ के खाने की एज है। ठीक है ना? लेकिन मजबूरी है, मजबूरी करवा रही है, तो मैं भी कहीं न कहीं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ जो मैं उनका थोड़ा बहुत हाथ बटा पाऊँ। और आप लोगों के सपोर्ट से मैं अपने सास-ससुरों की बहुत हेल्प कर पा रही हूँ और मैं आप लोगों को आगे भी बहुत कुछ बताती रहूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ मुझसे बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ताकि मुझे भी पता चल सके। और काफ़ी सारे लोग मुझसे इंस्टा पे भी बोलते हैं कि दीदी प्लीज़ आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाया करिए, हमको आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ मैं आप सबसे यही बोलूँगी, आप लोग भी अपने सास ससुर के साथ मम्मी पापा जैसा बिहेव करिए। और मैं उन सारे सास ससुरों से भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी अपनी बहू के साथ बेटियों जैसा बिहेव करिए। आप लोगों का रिश्ता ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बेस्ट वाला रिश्ता हो जाएगा। एक बार आप लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए इस ब्लॉग का जो मैं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई और आप लोग मुझसे बोर हो जाएंगे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।